सुस्वागतम। मैं आपके साथ आदित्य गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे साथ हमारा नया शो भसड़ इसलिए क्योंकि हम इस एपिसोड में नेताओं से जुड़े आरोप प्रत्यारोप के बारे में जानेंगे, नेताओं के एक दूसरे के ऊपर होने वाले जुबानी हमलों की चर्चा करेंगे और उसका वजह जानने के साथ साथ तथ्य और सत्य को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भसड़ मचा क्यों। 28 फरवरी को राहुल गांधी कैम्ब्रिज पहुंचे तो सबसे पहला अपडेट यही आया कि उन्होंने अपनी दाढ़ी ट्रिम करवा ली है। लेकिन अब यह तो खबर थी नहीं, ये हद से अधिक ट्रिविया था। खबर तब बनी जब ये सामने आया कि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में कहा क्या। इस पर हो रही चर्चा एक कीवर्ड के इर्द गिर्द घूम रही है, वो कीवर्ड है पेगासस। लेकिन राहुल ने कई और टिप्पणियां भी की जिनका संबंध भारत में लोकतंत्र की सेहत और संस्थाओं के चरमराने से है। जाहिर है कि सरकार की ओर से पलटवार होना ही था। कहा गया कि राहुल ने फिर विदेशी जमीन पर भारत की छवि को खराब किया है। विरोधी पार्टियों के नेता कभी भले से या भूले से एक दूसरे को सही कह दें तो फिर नेता किस काम के। लेकिन अगर बात भारत की सबसे बड़ी पंचायत में निर्वाचित एक प्रतिनिधि अगर कैम्ब्रिज जैसे मंच पर कुछ कह रहा है तो उसका संज्ञान लेना आवश्यक हो जाता है। इसलिए आज की बड़ी खबर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल ने जो कहा उसमें दम कितना है और क्या उसे इस बिना पर खारिज किया जा सकता है कि घर की बातों पर बाहर होना अच्छे लोगों की निशानी नहीं है। आइए सबसे बेसिक सवाल से शुरुआत करें कि राहुल गांधी कैम्ब्रिज गए क्यों थे और चले भी गए तो इसमें खास बात क्या है। तो जवाब यह है कि साल 1209 में इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े कुछ छात्र कैम्ब्रिज नाम के कस्बे में चले आए क्योंकि ऑक्सफोर्ड में उनके स्थानीय लोगों से बन नहीं रही थी। कैम्ब्रिज आकर इन्होंने किराए के कमरों में पढ़ाई शुरू की। 1226 के आसपास इन छात्रों की संख्या इतनी बढ़ गई कि इन्होंने पढ़ाई लिखाई का पूरा तंत्र बना लिया। विधिवत यहाँ पर पढ़ाई होने लगी, कोर्स चलने लगे और एक चांसलर तक नियुक्त कर लिया गया। हॉस्टल बनाने के लिए घरों को किराए पर लिया गया और इसके बाद इंग्लैंड के राजा हेनरी तृतीय ने लड़कों और अध्यापकों द्वारा चलाई जा रही इस मुहिम को उन्होंने संरक्षण दिया और यहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की नींव पड़ी। अपने 814 सालों के इतिहास के साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जो लगातार काम कर रही है। दुनिया भर में यहाँ होने वाले शोध का यहाँ पर लोहा माना जाता है। भारत से भी हर साल हजारों की छात्र में संख्या में यहाँ पर कैम्ब्रिज में अलग अलग कोर्स में दाखिले के लिए यहाँ पर फॉर्म भरे जाते हैं। इसी यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट कॉलेज है कैम्ब्रिज जज बिजनेस कॉलेज। हर कॉलेज की तरह कैम्ब्रिज जज में भी समय समय पर वक्ताओं को बुलाया जाता है। तो यहाँ के प्रोग्राम यानी MBA प्रोग्राम ने राहुल गांधी को बुलाया था। बहैसियत विजिटिंग फेलो आए राहुल गांधी इसी कॉलेज से पढ़े भी हैं। उन्होंने 1995 में यहाँ से डेवलपमेंट स्टडी में MPhil किया था, लेकिन रॉल विंची नाम से, क्योंकि राजीव गांधी की हत्या के बाद उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी। खैर 28 फरवरी को हुए राहुल के संबोधन का शीर्षक था लर्निंग टू लिसन इन 21st सेंचुरी, माने 21वीं सदी में सुनना समझना कैसे सीखें। राहुल का संबोधन 1 घंटे लंबा था। इसमें ढेर सारे विषय थे। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के किस्से सुनाए और बात को अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता तक ले गए। राहुल ने कहा कि समय के साथ दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऐसे देशों में शिफ्ट हुआ है जहां लोकतांत्रिक मूल्यों की परवाह नहीं की जाती। मिसाल के लिए चीन, और इसके पीछे तरह तरह के तर्क दिए जाते हैं। ज़रूरत है ये समझने की कि लोकतांत्रिक देशों के भीतर मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बढ़ाया जाए। रूस, अमेरिका और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पर राहुल ने जो कहा उस पर भारत ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। खबरें वहाँ से निकली जब उन्होंने मोदी सरकार का जिक्र करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को गैस सिलेंडर देना और आम लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाना अच्छे कदम है और इनमें खोट नहीं है, इसमें खोट नहीं निकाल सकते। जब विपक्षी नेता सरकार के किसी काम की तारीफ करे तो तुरंत समझ लेना चाहिए कि एक बहुत बड़ा लेकिन आने वाला है। ऐसा यहाँ पर भी हुआ। उन्होंने अगले ही लाइन में प्रधानमंत्री पर देश के बुनियादी ढांचे को बर्बाद करने का आरोप लगा दिया। I could think about it and say, yeah, okay, maybe that policy that he's done is not a bad policy, right? Maybe giving ladies gas cylinders or giving people bank accounts is not a bad thing. It's a good thing. But that sort of misses the point, right? Because in my view, Narendra Modi is destroying the architecture of India. So I'm not too bothered about 2 or 3 good policies that he's doing if he's blowing my country to smithereens or our country to smithereens, right? And I think that's what he's doing. I think he is imposing an idea on India that India cannot absorb, right?
India, as I said, is a union of states. It's a negotiation. And if you try to force one idea on a union, it'll react, right? I mean, I've got a Sikh gentleman sitting here, right? He's from the Sikh religion. You come from India? He comes from India, right? We've got Muslims in India. We've got Christians in India. We've got different languages in India, right? They're all India. Mr. Narendra Modi says he's not. Mr. Narendra Modi says he's a second-class citizen in India. Right? I don't agree with him. Now, if your disagreement is so fundamental, then really talking about three policies that you agree with, I think. यूनियन ऑफ स्टेट्स और सांप्रदायिक जैसे विषयों पर राहुल ने कमोबेश वही कहा जो वो पहले भी कह चुके हैं, लेकिन इसके बाद उन्होंने मोदी सरकार पर विपक्षी नेताओं की जासूसी करने का आरोप लगाया। Myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. Cases on opposition. I've got number of criminal libel cases for things that, you know, should under no circumstances be criminal libel cases, but that's the story. जब से बात पेगासस पर आई, सरकार को पलटवार करने का मौका मिल गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल पर एक बार फिर विदेश जाकर रोने धोने का आरोप लगाया। पेगासस पे राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया? और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है, ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत थी? वो और अन्य नेताओं ने अपना मोबाइल फोन क्यों जमा नहीं करवाया? बार बार झूठ बोलना, विदेशी धरती का इस्तेमाल करना, विदेशी दोस्तों का, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, ये आदत सी बन गई है और भारत को बदनाम करने की आदत बन गई। ये नफरत राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री के खिलाफ तो हो सकती है, लेकिन देश को बदनाम करने की ये साजिश बार बार जो विदेशी धरती से होती है, कभी विदेशी दोस्तों के माध्यम से होती है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है। अनुराग ठाकुर ने राहुल को इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की याद भी दिलाई। वो इसलिए क्योंकि भारत के दौरे पर आई इटली की पीएम ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे चहेते नेताओं में से एक हैं। अनुराग ठाकुर का बयान आने के बाद भाजपा की ओर से कई और नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी। सदन के अंदर तर्कपूर्ण जवाब नहीं देते और विदेशों में जाके राहुल गांधी प्रधानमंत्री को गाली देते, और वो प्रधानमंत्री को गाली नहीं दे रहे हैं, वो देश को गाली दे रहे हैं। आज आप किसी देश का देख लें, आप जो अमेरिका में हमले हुए थे, कार्रवाई हुई, कभी किसी देश ने नहीं, लेकिन भारत का दुर्भाग्य है, राहुल गांधी विदेशों में जाके प्रधानमंत्री को गाली देते देते देश को गाली देने लगते हैं। यही दुर्भाग्य है। सदन में उनको तर्क नहीं सूझता और विदेश में जाके गाली देते, जबकि पूरी दुनिया में आज भारत के प्रधानमंत्री, भारत का मान मर्यादा इतना ऊंचा गया है। आज मुझे लगता है कि आज अगर देखें 75 साल में इतने ताकतवर प्रधानमंत्री नहीं जिसको कि रशिया, अमेरिका, चाइना भी आज तक हिम्मत नहीं हुआ कि चाइना कार्रवाई कर पाए। तो कोई देश, प्रधानमंत्री ने कहा था न हम किसी को आंख दिखाते हैं, मैं सीना तान करके रहता हूं। तो आज मैं ये कहना चाह रहा हूं, राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट वहां जाके दिया है, ये देश को गाली देने का काम किया है। पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री ने भारत का झंडा
श्री राहुल गांधी जी का ना भारतीय संस्कार है और ना भारत के लोकतंत्र की मर्यादा का ध्यान है, और भारत के बाहर जाकर के उन्हें क्या बोलना चाहिए ना उनके कांग्रेस के जो सलाहकार हैं उनको यह बताने का काम किए हैं। अगर भारत में लोकतंत्र नहीं होता तो श्री राहुल गांधी जी पूरे कांग्रेस पार्टी के साथ जेल में होते। विदेश की धरती में भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का इस तरह से माहौल और मजाक बनाकर राहुल जी ने देश को और देश के लोकतंत्र को अपमानित किया है। मुझे लगता है ये बहुत ही अफसोस की बात है। सबसे पहले तो जो भी वो फिक्टिशियस रिपोर्ट आई थी उसमें ना तो राहुल गांधी ने बावजूद इसके कि उनको चुनौती दी थी, मैंने खुद उनको चुनौती दी थी कि आप क्यों नहीं अपना फोन लेकर जाते हैं और जांच के लिए देते हैं, बावजूद इसके कि उन्होंने जांच को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया, बावजूद इसके कि रफेल वाले उनके जो बयान, चौकीदार वाले बयान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनसे माफी मंगवाई। राहुल गांधी फिर से इस तरह की हरकत कर रहे हैं और जैसे मैंने पहले कहा, विदेश की धरती में देश को अपमानित कर रहे हैं। मुझे लगता है पूरी तरह से गलत है। राहुल गांधी जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, देश के सुप्रीम कोर्ट से भी, देश के पार्लियामेंट से भी। चौतरफा हमला हुआ तो राहुल के बचाव में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आए। उन्होंने कहा, हम ये पहले से भी ये चाहते थे कि भाई कोई कमेटी बिठाना, अगर उसमें भी कमेटी में नेचुरली हर कमेटी में उनकी ही मेजॉरिटी रहती है, तो जब उनकी मेजॉरिटी रहती है तो वो सच उसका उपयोग करके सच्चाई को भी छुपा सकते हैं। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता कि ये इश्यू पार्लियामेंट में ओपनली उठा और सभी पार्टी लोकसभा में, राज्यसभा में और दूसरे पार्टी वाले भी उठाए, तो बहुत से लोगों के टेलीफोन भी टैप होते हैं, लेकिन मेरे पास ये प्रूफ नहीं है कि किसका हो रहा, कहाँ हो रहा, कब हो रहा, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि टेलीफोन टैपिंग कैसा होता है, राज्यों में हो रहे हैं और दूसरे लीडर्स के भी होते हैं, लेकिन वो बार बार बोलते हैं कि प्रूफ दो। तो चंद चीजें ऐसे हैं वो लोगों को मालूम रहता है, लेकिन लोग बोलने के लिए तैयार नहीं होते, तो तब उसका फायदा वो उठाते हैं। तो जब आप इजराइल के साथ मिलकर अपने ही देश के विपक्ष के फोन में पेगासस लगवा रहे थे, तब नहीं सोचा कि विदेशों के साथ लेकर ये क्यों कर रहे हैं? हम तो सिर्फ चर्चा कर रहे हैं इसकी। क्या तब जब पेगासस का मामला उछला था तो विश्व ने नहीं पढ़ा होगा? ये किस जमाने की बात कर रहे हैं? ये उस जमाने की बात कर रहे हैं जब अखबारें छपती थी, एक एक हफ्ते बाद पहुंचती थी। अब तो सोशल मीडिया, अब तो ANI को बाइट भी पूरे विश्व ने देख ली। ये वो जमाना है, इन्हें नहीं समझ में आता। BBC पे जब रेड करते हैं तो क्या लंदन को नहीं मालूम पड़ेगा कि रेड हुई है BBC पर? तब नहीं लोकतंत्र कमजोर होता, तब नहीं हिंदुस्तान की हंसी उड़ती। उसके बारे में चर्चा करने से हिंदुस्तान अपमानित हो जाता है। कमाल के लोग हैं। जो आज आप होता हुआ देख रहे हैं वो मार्च 2018 में भी हो चुका है। तब राहुल गांधी सिंगापुर यूनिवर्सिटी गए थे। तब भी राहुल ने मोदी सरकार पर विभाजनकारी नीतियां अपनाने का इल्जाम लगाया था और तब भी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की ओर से यही प्रतिक्रिया आई थी कि राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर भारत का अपमान किया है। जैसा हमने पहले कहा कि विरोधी नेता एक दूसरे की सरकारों के खिलाफ बोलने को अभिशप्त है। फिर पेगासस को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी ने जो रिपोर्ट अदालत को सौंपी थी उसमें तो यह कहा गया था कि जो 29 फोन जांच के लिए आए हैं उनमें से 5 में कोई मालवेयर होने के सबूत मिले हैं। सादी भाषा में आप इसे वायरस भी कह सकते हैं, लेकिन ये पेगासस ही था, ये दावे से नहीं कहा जा सकता। तो राहुल के पेगासस वाला दावा फिलहाल दावा ही है, तथ्य नहीं। लेकिन एक सत्य यह भी है कि स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत सरकार ने कमेटी की जांच में सहयोग नहीं दिया। तो यह एक ग्रे एरिया है जिसमें ढेर सारे मत हैं। यही बात संस्थाओं पर हो रहे हमलों पर लागू होती है। भारत में मजबूत सरकारों के कार्यकाल में भी संस्थाओं पर दबाव का इतिहास रहा है, लेकिन क्या इसे हमला कहा जाए, इस पर बहस अभी फिलहाल जारी है। तो राहुल या अनुराग ठाकुर दोनों में से किसी एक को सही या गलत बताना
फिलहाल मुश्किल है, लेकिन एक बात पर विचार किया जाना जरूरी है कि क्या किसी के ऐतराज़ को इसलिए खारिज किया जा सकता है कि वो विदेशी धरती पर जताया गया था। हम इसका फैसला आप दर्शकों पर छोड़ते हैं कि क्या विदेश में होने वाली आलोचना और तारीफ में पीक एंड चूज की नीति अपनाई जा सकती है, और क्या सरकार की आलोचना को देश की आलोचना माना जा सकता है। खैर, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे ऐसे किसी और मुद्दे पर जानकारी के साथ। अब दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।